देखो, हमने इस चैप्टर में जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है। एंड कंज्यूमर दो कमोडिटीज में अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट करता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी है, वो प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी की रेशियो में होती है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब अपने सारी की सारी इनकम को वो कमोडिटी ए और बी के जो कंजम्पशन में इस तरह से एलोकेट करे कि मार्जिन यूटिलिटी ए और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी की जो रेशियो है वो उनकी प्राइसेस की रेशियो के बराबर आनी चाहिए। और इस लॉ को हमने कहा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पर इस लॉ की ना कुछ लिमिटेशन है। ठीक है। मतलब जो अजम्पशन हमने इस लॉ के पीछे ली थी वो जरूरी नहीं है कि वो अजम्पशंस ट्रू हो। तो इसका मतलब इस लॉ के लिए कुछ ना हमारी लिमिटेशंस है। पहली है नॉन मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। मतलब हमने माना था कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स के अंदर नाप सकते हैं। ठीक है। तो यूटिलिटी वैसे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसकी कंडीशन जो इसकी कार्डिनल मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक सब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट, इसलिए इस लॉ की जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। क्योंकि देखो ना, मैं कहता हूं जी मुझे इस चीज की यूटिलिटी 5 यूनिट मिल रही है। 5 मतलब क्या? इसकी 5 है, इसकी 3 है। क्या मतलब है इसका कि इसकी 5 और इसकी 3 है? यूटिलिटी उसकी भी है, यूटिलिटी उसकी भी है। यानी कि यूटिलिटी को यूटिल्स के अंदर जो हम इमेजिनरी यूनिट से नाप रहे थे वो सेंस नहीं बनाती। इसलिए इस जो लॉ है, इस लॉ की जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है। दूसरा हमने माना था कि कंज्यूमर रैशनल होता है। कंज्यूमर रैशनल होता है और वो अपने पैसे से चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। बट कंज्यूमर जरूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कंज्यूमर मे नॉट बी रेशनल। कंज्यूमर मे नॉट बी रेशनल। ठीक है। यानी कि कंज्यूमर अपनी इनकम की पहली यूनिट उस चीज पर खर्च करेगा जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और बाद में उसकी प्रेफरेंस के जो नेक्स्ट ऑर्डर में आएगी उन पर खर्चा करेगा। ठीक है। मतलब हम ये मान के चलते हैं ना कि कंज्यूमर अपने जो पैसा है उसकी पहली यूनिट उस चीज पे खर्च करेगा जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, और बाद में उसकी प्रेफरेंस जो भी उसके नेक्स्ट ऑर्डर में आएगी उस पर खर्चा करेगा। बट क्रिटिक्स ये कहते हैं अगर ऐसा होता, ठीक है, तो देखा जाए कितने लोग कितनी फालतू चीजें खरीद लेते हैं। ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि शॉपिंग करने जाते हैं, पसंद आया, समझ नहीं आ रहा कि यूटिलिटी इसकी सेटिस्फैक्शन मतलब इसका कोई यूज है या नहीं है। होना क्या चाहिए? हो सकता है ला के हम सीधा घर पे रख दें और उसको दोबारा देखे भी ना। ठीक है। अपना भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बुक फेयर में जाते हैं हम, एंड वहां पर जाके कोई बुक पसंद आ जाती है। हो सकता है वो बुक्स हम खरीद के ले आए, बट वो हमारी बस लाइब्रेरी में लगी रह जाती हैं और पढ़ने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो मतलब प्रायोरिटी इतनी ज्यादा, दूसरी चीजों की प्रायोरिटी इतनी ज्यादा होती है कि बुक्स के ऊपर जो हम कहते हैं तो पढ़ने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है। सो ये कहना कि कंज्यूमर जो है रैशनल है ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या इनकम इज नॉट कांस्टेंट। हमने ये माना था कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी भी डिमिनिशिंग होती है। यानी कि पहले लाइफ के अंदर सपोज पहला मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे 10,000 मिल जाएगा ना, मैं अपने आप को राजा समझना शुरू हो जाऊंगा। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है और उसके बाद मुझे 10,000 मिलता है तो वो 10,000 रुपया इतना मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो मेरे को पहले 10,000 ने दी थी। ठीक है। तो इसीलिए जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो भी डिमिनिशिंग होती है। तो ये अजम्पशन जो थी हमारी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, ये भी अजम्पशन जो है ट्रू नहीं होती। ठीक है। चौथा, लैक ऑफ नॉलेज। चौथा पॉइंट आता है लैक ऑफ नॉलेज।
देखो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब कंज्यूमर को किस प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिलनी है इसकी कंप्लीट नॉलेज हो। जबकि कंज्यूमर को देखा जाए तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती। कितनी चीजें तो वो फैशन, दूसरों को देख के, मतलब अजीब अजीब उसके पीछे लॉजिक होते हैं, खरीद लेता है और बाद में मालूम नहीं होता कि उसको उनको यूटिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस देखा देखी कई बार लोग खरीद लेते हैं। सो जो हर चीज की यूटिलिटी, हाँ जी इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, पहले मैं ये खरीदूंगा उसके बाद मैं ये खरीदूंगा, ये नॉलेज जो है कंज्यूमर को होती नहीं है। बट हम ये मान के चलते हैं कि ये कंज्यूमर को नॉलेज होती है। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये भी एक लिमिटेशन है कि लैक ऑफ नॉलेज होती है कंज्यूमर को, बट हम मान रहे हैं कि उसको पूरी हर चीज की यूटिलिटी की नॉलेज है। नेक्स्ट आता है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स, मेंटल एटीट्यूड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कस्टमर अपने रिसोर्सेज को रैशनली ही एलोकेट करेगा, ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, कंज्यूमर को अपने सारे रिसोर्सेज को रेशनली एलोकेट करना पड़ेगा। बट कई बार ऐसी चीजों पर मनी स्पेंडिंग करता है, ज्यादा मनी स्पेंड करता है, जिससे उतनी यूटिलिटी मिलती नहीं है। जैसे मान लो बच्चे की शादी पे यूटिलिटी नहीं है उस चीज की, ठीक है। ऐसे ऐसे रिश्तेदार खाना खा के जाएंगे जो खाना भी खाएंगे और बाद में गालियां भी दे के जाएंगे। पूरे का पूरा खानदान उठ के आ जाएगा और आके 101 रुपए सगन डाल के चले जाएंगे। यानी कि ऐसी चीजों पे। और बट ये है कि अब हमने जब दूसरों के घर में खाया है तो हम क्यों ना खिलाएं। लोग क्या कहेंगे कि हाँ जी अपनी बारी आई तो शादी पे खर्चा ही नहीं किया, गुरुद्वारे या मंदिर में शादी करवा दी। तो मतलब ऐसे जो सोशल उस चक्कर में ना, सोसाइटी के चक्कर में लोग जो है ऐसी चीजों पे फालतू पैसा खर्च देते हैं जिससे की कोई सेंस बनती नहीं है। जैसे सोशल या रिलीजियस सेरेमनी पर, ठीक है, कि हाँ जी मुझे देखा होगा कितने ही ऐसे लोग होते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी ऐसे कई ऐसे रिलीजियस सेरेमनी के ऊपर इतना पैसा खर्चवा देती है। ये तो चलो हम एक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल भी ऐसा करते हैं। इसी तरह चेंज इन फैशन से भी ऐसी चीजों पर स्पेंडिंग की जाती है जिसकी की इतनी यूटिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है। कि मतलब जरा सा फैशन, कुछ टाइम के लिए फैशन आया और आपने वो चीज ले ली, 2 दिन के बाद वो फैशन जो है 2-4 बार यूज किया उस चीज को, उसका उस चीज का फैशन खत्म हो गया, आपके लिए वो चीज यूजलेस हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो जो ड्रॉबैक्स थे ना मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस के, जिसमें हमने लिमिटेशन ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा, तो ये सारी की सारी जो लिमिटेशन थी, जो मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस है ना, यानी जिसको हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, कि हम यूनिट को यूटिलिटी को मेजर करके चल रहे थे। तो ये सब के सब जो हैं ड्रॉबैक्स थे, जो उसको दूर करने के लिए एक और अप्रोच इंट्रोड्यूस करेगी, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। सो टेक्निक ऑफ इनडिफरेंस कर्व जो है, हम इससे ना हम उन लिमिटेशंस को अवॉइड करते हुए एक ज्यादा टेक्निकली सुपीरियर एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। ये इस अजम्पशन बेस्ड है कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जिसे मॉनेटरी टर्म में ना मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच में ना हम प्रेफरेंस को मॉनेटरी टर्म में मेजर करने के बजाय ऑर्डर असाइन कर देते हैं। यानी कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके बाद मैं इसको प्रेफर करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं, इसके लिए मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी इसकी है, इसके बाद मेरी प्रेफरेंस इसकी रहेगी। सो ये अप्रोच कार्डिनल की बजाय ऑर्डिनल अप्रोच है। तो ये जो अप्रोच है ये ऑर्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल नहीं है। मतलब इसमें हम यूटिलिटी को कोई यूटिल्स नाम जैसे यूनिट थी उससे हम मेजर नहीं कर रहे। सो इस अप्रोच को हम ना 3 स्टेप्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होगी। दूसरा स्टेज होता है बजट लाइन, यानी कि औकात क्या है, मतलब इनकम या बजट का जो कंस्ट्रेंट है। तीसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, यानी कि वो कितनी यूनिट्स जो है डिफरेंट कमोडिटीज की खरीदेगा जिससे कि उसको यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो पहली इनडिफरेंस कर्व इज कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है।
दूसरा बजट लाइन यानी कंज्यूमर का बजट या इनकम कितनी है। तीसरा इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर की चॉइस क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? ठीक है, इनडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? ऐसे सभी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो कि एक रैशनल कंज्यूमर को, फिर से बात करें रैशनल कंज्यूमर को, ठीक है, ऐसे सभी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो कि एक रैशनल कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कर्व को हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, दैट इज combination of all the points which gives a rational consumer the same level of satisfaction। तो उन सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम एक कर्व से ज्वाइन कर देते हैं तो दैट कर्व इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए कंज्यूमर इन सभी के लिए इनडिफरेंट है। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरा कोला को लेके कोई टेस्ट नहीं है और मुझे ये बोला जाए कि मैं दिन में 2 ग्लासेस मतलब 2 बॉटल जो है से कोला की लेता हूं या 2 ग्लास कोला के लेता हूं, मुझे दोनों कोक दे दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दोनों पेप्सी दे दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक कोक एक पेप्सी दो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सो मैं इन सभी के लिए क्या हूं? इनडिफरेंट हूं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए। ठीक है, चलो जैसे इस टेबल को देखिए, अगर हम एक कंज्यूमर है जो कि नॉर्मली 10 पीयर और 13 ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन लेता है। ठीक है, मतलब वो एक स्टोर में जाता है, बास्केट्स बन रही हुई हैं, तो उसके अंदर 10 पीयर्स और 13 ऑरेंजेस हैं, उसके लिए पर्टिकुलर पैसा देने को तैयार थे। उससे पूछा गया कि अगर आपको 10 पीयर और 13 ऑरेंजेस की बजाय सेम प्राइस के अंदर कोई और कॉम्बिनेशन दिया जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर वो इक्वली हैप्पी रहेगा। ठीक है, तो उसने जो दिए आंसर्स थे उससे हमने टेबल बनाई। वो कहता है मुझे 30 पीयर्स मिल जाए, 6 ऑरेंजेस मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 24 पीयर दे दो, 7 ऑरेंजेस दे दो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 6 पीयर दे दो और 20 ऑरेंजेस दे दो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन से मैं इक्वली हैप्पी रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहे हो। इस टेबल को हम इनडिफरेंस सेट कहते हैं। इस टेबल को हम इनडिफरेंस सेट कहते हैं। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम कर्व बनाने में इस्तेमाल कर लें तो हमें मिलेगा इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पर से ऑरेंज की, इसकी मतलब ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर मैंने पीयर्स की क्वांटिटी ले ली। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट था 30 पीयर और 6 ऑरेंजेस, ए पॉइंट 30 पीयर लिए और 6 ऑरेंजेस लिए, इनके कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया, मेरा पॉइंट ए आ गया। ठीक है, अभी ये जो रेड लाइन मैंने, ये वाली है लाइन, ये कर्व मैंने अभी प्लॉट नहीं किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 30 ऑरेंजेस और 6 पीयर्स का, 6 ऑरेंजेस और 30 पीयर का एक कॉम्बिनेशन लिया और एक पॉइंट ए ले लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 24 पीयर और 7 ऑरेंजेस, मैंने पॉइंट बी प्लॉट कर दिया। ऐसे ही 10, 13, 8, 15, 6 और 20, यानी कि 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, तो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए। इन पॉइंट्स को जब मैंने एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन किया, इन पॉइंट्स को मैंने जब एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन किया तो मुझे मिलता है इनडिफरेंस कर्व, यानी कि पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी जो हैं, इनको ज्वाइन करने से मुझे ये जो है इनडिफरेंस कर्व मिलेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि उसे ऑरेंज कितना पसंद है या पियर्स कितना, हम बस ये कह रहे हैं कि उसको ये सारे कॉम्बिनेशन इक्वल पसंद है। ठीक है, उसको ये सारे कॉम्बिनेशन इक्वली पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ऑरेंज ज्यादा पसंद है या पियर ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये भी नहीं पूछ रहा कि तुम्हें ऑरेंज ज्यादा कितना पसंद है। ठीक है, क्योंकि अक्षय कुमार नहीं है ना कि अब उससे हम मोदी से पूछे कि आप जो है आम को काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन हम उससे नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ उससे सिंपली ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन है जो मैंने तुम्हें 7 बास्केट अलग अलग रख दी, सबका प्राइस सेम है, तो कहते हैं मैं सातों में से कोई भी उठा सकता हूं। आज मैं ए उठा रहा हूं तो कल मैं बी भी उठा के जा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक ही है। यानी कि उसको ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि इनडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी शेप कैसी होती है। हमने कर्व तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि ऐसी शेप है, तो क्या सिर्फ ऐसी शेप होती है, कोई और शेप हो सकती है इनडिफरेंस कर्व की। तो इनडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है। इनडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व है जो कि बोर्ड इन टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी कि जो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, इसकी स्लोप नीचे जाते जाते कम होती जा रही है। इसकी स्लोप नीचे जाते जाते, जैसे यहां पर इसकी स्लोप ज्यादा है और नीचे जा रहा है कम हो रही है, और नीचे जा रहा है कम हो रही है, और नीचे जा रहा है कम हो रही है, तो इसकी स्लोप जो है नीचे जाते जाते कम होती जा रही है। ठीक है, बट आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आखिर क्यों। अब देखो, पहले देखते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व से हमें पता क्या चलता है। जो स्लोप ऑफ कर्व है, मैंने बोला कि स्लोप ऑफ कर्व इसकी कम होती जा रही है, तो स्लोप ऑफ कर्व से मुझे पता क्या चल रहा है। अगर मान लो हम पॉइंट ए से बी पर जाते हैं, हम पॉइंट ए से बी पर जाते हैं, मैं पॉइंट ए से बी पर गया, तो क्या होगा। तो पता चलता है कि कंज्यूमर ने ऑरेंज की 6 से 7 यूनिट कर दी है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑरेंज लिया है उसने, बट उसके लिए वो 6 यूनिट्स ऑफ पीयर सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए वो 6 यूनिट्स ऑफ पीयर को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए 6 यूनिट्स ऑफ पीयर को वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। किसी भी लाइन, किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन y और y2 माइनस y1, जैसे 2 पॉइंट से हम निकालते हैं, अपॉन चेंज इन x। अब चेंज इन y कितना हुआ है, चेंज इन y हुआ है -6, 6 कम कर दी। चेंज इन x कितना हुआ है 1, तो इसकी स्लोप क्या हो गई -6। तो -6 क्या हो गई, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। बट नेगेटिव साइन को तो हम इग्नोर कर देंगे, बस माइनस से भी ये बताता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो स्लोप से हमें वो रेट पता चलता है एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अदर। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व हमें ये बताता है कि कंज्यूमर एक गुड के लिए दूसरे गुड की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ठीक है, तो अगर हम स्लोप के सामने साथ के नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक यूनिट ऑफ x चेंज करने से y की यूनिट में क्या चेंज आएगा। तो हमारे केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 6 है। तो अब जैसे जैसे हम कर्व में नीचे जाते हैं, तो देखो अब b से c गए, b से c गए तो 7 से 8 हुई, बट अब वो जो है ना 6 यूनिट नहीं सेक्रीफाइस करने को तैयार हो रहा, अब वो 24 से 20 कर रहा है। ठीक है, E से F गए, E से F गए, E पॉइंट से F पॉइंट, तो 2 यूनिट चेंज हुई हैं x की, 2 यूनिट चेंज हुई हैं x की, बट उसकी कितनी यूनिट चेंज हुई हैं, उसकी भी 2 हुई हैं। यानी अब वो स्टेज आ चुकी है कि वो कहता है कि अगर एक ऑरेंज दोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें एक ही पेयर दूंगा। ठीक है, वैसे भी पहले क्या था, जब हम A पॉइंट पे देखें तो उसके पास 30 पेयर थे, ऑरेंज कम थे, तो वो एक ऑरेंज के बदले में ज्यादा पेयर भी देने को तैयार था। बट अब क्योंकि उसके पास पेयर और पेयर्स कम रह गए हैं, तो इसलिए वो एक एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए जो पेयर है वो सिर्फ एक ही देने को तैयार है। ठीक है, सो अब ये हमने देखा कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश कर रही है। ठीक है, यानी कि दिस इज यहां पर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो अब इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो वो रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, की अगर कंज्यूमर एक गुड की कंजम्पशन फिक्स रख के दूसरे की कंजम्पशन बढ़ाता है तो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसको मिलने वाली होती है
वो कम होती जाती है। यानी कि अगर जितने यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा, उतनी उसकी जो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, बट इन डिफरेंस कर्व में एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन कांस्टेंट रखने वाली असम्पशन तो ट्रू ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम क्या कह रहे हैं कि एक को चेंज करो दूसरी चेंज हो जाएगी, एक को चेंज करो दूसरी की चेंज हो जाएगी। तो उसमें क्या था कि एक को सेम रखते हुए अगर हम मतलब बाकी सब चीजों को सेम रखते हुए, जैसे कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री है, उन सबको नहीं छेड़ना। सिर्फ अगर एक प्रोडक्ट एक्स की हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कम होती जाती है। बट इन डिफरेंस कर्व में एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कांस्टेंट रखने वाला कोई असम्पशन ट्रू नहीं है। ठीक है, सो जैसे जैसे हम कर्व में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम कर्व में नीचे जा रहे हैं, मोर ऑफ वन गुड बट लेस ऑफ अदर इज कंज्यूम्ड। मोर ऑफ वन गुड बट लेस ऑफ अदर इज कंज्यूम्ड, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा पियर्स एंड लेस ऑरेंज कंज्यूम कर रहा था, तो पियर्स की मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ऑरेंजेस क्योंकि वो कम कंज्यूम कर रहा था, इसलिए ऑरेंजेस की मार्जिन यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए वो हर एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए कम और कम पियर्स सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं मैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऑरेंज की कंजम्पशन बढ़ाएगा, ठीक है, तो इनिशियली क्या था, वो ज्यादा पियर्स और लेस ऑरेंज कंज्यूम कर रहा था, तो पियर्स की मार्जिन यूटिलिटी कम हो गई, इसलिए वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार था। ठीक है, और ऑरेंज की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो उसको कम कंज्यूम कर रहा था, तो इसलिए वो हर एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए पहले ज्यादा देने को तैयार था। अब क्योंकि उसके पास ऑरेंज ज्यादा हो गए हैं तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई, तो अब उसके लिए वो जो है सेक्रीफाइस भी उसका कम होता चला जाएगा। Therefore, marginal rate of substitution diminishes। ठीक है, वैसे भी एक सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर आपके पास कोई चीज कम है तो आप उसका सेक्रीफाइस कम ही करने को तैयार होगे, क्योंकि आप बोलोगे यार ऑलरेडी इतनी कम है, ये भी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, और कोई चीज अगर आपके पास प्लेंटी में है तो आप उसका सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाओगे किसी दूसरी चीज के बदले में। ठीक है, यहां मैं मनी की बात नहीं कर रहा, यहां हम कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की बात करें, क्योंकि पैसा तो जितना मर्जी हो, आप अपने पास से पैसे को ना अलग करने को तैयार नहीं होगे, यानी कि सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होगे। बट यहां बात करें कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई की कंजम्पशन को लेके, तो अगर आपके पास कोई चीज ऑलरेडी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कहते हैं ठीक है यार, इसकी मैं दूसरी चीज अगर मिल जाती है तो इसके बदले में इसकी ज्यादा यूनिट्स पहले तो देने को तैयार हो जाऊंगा, बट जैसे जैसे दूसरे की यूनिट्स भी बढ़ती जाती हैं तो अब आपके लिए उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं रह जाती, तो इसलिए आप उसके लिए सेक्रीफाइस भी कम करने को तैयार। तो ये हमने देख लिया कि शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किस तरह से होता है। एक चीज देखो आप कि ग्राफ में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ग्राफ में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों ही कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑरेंज से मिलने वाली यूटिलिटी इज सेम एज द यूटिलिटी ऑफ सेक्रीफाइसिंग 6 पियर्स। एक एक्स्ट्रा ऑरेंज आपको उतनी यूटिलिटी दे रहा है जितनी की 6 यूनिट्स पियर की सेक्रीफाइस करने से आपकी यूटिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज जो है इस लेवल पे, हमेशा नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज इस लेवल पे इज 6 टाइम्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज पियर। तभी तो आप एक ऑरेंज के बदले में 6 पियर सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज को अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पियर से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, बट इस स्टेज पे अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है, ये तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने यही तो बताया था कि चेंज इन y कितना होता है अपॉन में चेंज इन x कितना, यानी जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व थी तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी, तो यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, क्योंकि ऑरेंज मैंने x एक्सिस पे लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
और दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। सो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इग्नोरिंग द साइन। ठीक है जी, चलिए अब इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या हमेशा ऐसी ही होती है? इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या हमेशा ऐसी भी होती है या कोई और टाइप का भी हो सकता है? तो अब हम आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जैसे इस तरह का अगर इंडिफरेंस कर्व हो तो ये जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना, ये होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। ये होगा इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। यानी कि इसमें क्या होगा कि चाहे जितना मर्जी है, चाहे जितना मर्जी है। अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए पेप्सी एंड कोक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब मुझे कोई अगर, मतलब अपनी बात करूं तो ठीक है, मुझे कोक ज्यादा अच्छी लगती है, पेप्सी कम अच्छी लगती है, बट एक जनरल बात करें, अगर कोला की बात करें तो नॉर्मली सबको यही होता है कि पेप्सी एंड कोक आर इक्वली, मतलब उनके लिए इक्वली हैप्पी है उससे वो, तो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसकी एक कोक की कंजम्पशन कम कर रहा हूं तो उसके बदले पेप्सी दे रहा हूं तो इक्वली हैप्पी रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि अगर वो इनिशियली इस लेवल पे था, ठीक है, इस लेवल पे था वो, यहां पर वो सपोज 6 यूनिट इसकी और 1 यूनिट पेप्सी की पी रहा था। अब मैंने उसको बोला कि इसकी अगर एक एक्स्ट्रा लेनी है तूने तो इसकी तुझे 3 देनी पड़ेंगी। और क्यों भाई, मैं उसी में खुश हूं। इसका मतलब उसके लिए ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, तो इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू गुड्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस सेम अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी टू ऑब्टेन ईच यूनिट ऑफ अदर। ठीक है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी जिस केस में जो इनडिफरेंस कर्व है एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी ना वो 0 होगी, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक कंज्यूमर को दोनों कमोडिटीज की फिक्स क्वांटिटी चाहिए होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक जोड़ी जूता है, ठीक है, एक जोड़ी जूता है। अब आप बोलो मेरे पास राइट का है, मेरे पास लेफ्ट का नहीं है, तो राइट के बिना लेफ्ट का नहीं चलेगा, लेफ्ट के बिना राइट का नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कह दूं कि एट प्रेजेंट आप सपोज 2-2 जोड़ी दोनों की थी, मैंने बोला एक काम करते हैं, तुम्हें मैं इसकी 3 दे देता हूं, यानी एक तुम मेरे से राइट पैर का और ले लो जूता। ठीक है, इधर राइट पैर के ले रहे थे और इधर लेफ्ट पैर के ले रहे थे। मैंने बोला राइट पैर का एक और ले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी तरफ से फ्री है। ओके, अब क्या करूंगा, रखो अपने पास ही, जब तक कि मैं उसको दूसरा नहीं देता, यानी कि इसके चाहे मैं जितनी मर्जी यूनिट्स बढ़ाता रहूं, दूसरे की जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जो है उसकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, यानी कि x की जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, जब तक y में कोई चेंज अगर नहीं आएगा, ठीक है, अगर y को मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो उसकी यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है 0 है। मैं बोलूं कि काम कर, इसकी 1 यूनिट कम कर दे, उसके बदले में 2 उसकी ले जा, कहता मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो फिर जितनी था मेरे पास उससे भी कम रह जाएगा। भी जैसे मान लो मैंने उसको कहा एक काम कर, इसकी तू ना 1 यूनिट कर दे, वो कह रहा फिर दूसरे का भी रख लो मेरे से, एक पैर का मैं क्या ले जाके करूंगा। ठीक है, सो उस सिचुएशन में ये जो है एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाकर सेटिस्फेक्शन और दूसरे की कम करके सेटिस्फेक्शन लेवल जो है मेंटेन ही नहीं होगा। तो इसलिए एक की बढ़ाने से अगर दूसरी फिक्स रहती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ठीक है, अब इनडिफरेंस कर्व की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है,
इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड टू द राइट होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कॉम्बिनेशन में से एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी ही होगी। ठीक है, यानी कि अगर एक को बढ़ाते हैं, पहले इतना था, अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे की कम आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रह पाएगा। अगर ऐसा होता, मैं कहता हूं इंडिफरेंस का ऐसा होता, ऑलरेडी इतना कंजम्पशन कर रहे हो, एक की बढ़ा रहे हो तो दूसरे की भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब दो चीजों की दो कमोडिटीज की कंजम्पशन आप बढ़ाते हो तो आपका यूटिलिटी सेम तो रह नहीं सकता। तो इंडिफरेंस कर्व की तो प्रॉपर्टी यही कहती है कि इट गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स या टू गुड्स जो कि एक रैशनल कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व इस शेप का होना पॉसिबल नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व्स आर, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब ऐसा, एक ऐसा होता है, दिस इज कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? देखो, ये देखा गया कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट किसी कमोडिटी की यूनिट्स को हम दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंज्यूमर कम और कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वेक्स ना हो तो क्या होगा? मान लो इतनी यूनिट्स हम कंज्यूम ऑलरेडी कर रहे थे इस कॉम्बिनेशन की, मैंने बोला इसकी एक बढ़ाओ, इसकी एक बढ़ाओ, तो कहता है जी मैं इतनी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। मैंने बोला एक बढ़ाओ, वो कहता है मैं और ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए वो पहले क्या था, कम और कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो रहा था। अगर ये कर्व जो होगा कॉनकेव होगा तो उस सिचुएशन में ये हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए और ज्यादा यूनिट जो है सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा, जो कि डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि इनडिफरेंस कर्व सपोज एक ये है IC1 है, एक ये IC2 है, दो इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हमें दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व नीचे है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऊंचा है, एक इंडिफरेंस कर्व नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो IC2 जो होगा ना वो एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा होगा, IC1 लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा होगा। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट पर दोनों की सेटिस्फेक्शन क्या है, दोनों की यूटिलिटी, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, ए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व पर होगा उसमें कोई एक कमोडिटी या दोनों कमोडिटीज ज्यादा होंगी। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं, इसमें ये था, अगर हायर इंडिफरेंस कर्व पे है तो अगर इसकी कमोडिटी में सेम भी रखूं तो भी दूसरे एक्स की तो ज्यादा ही है। और अगर मान लो मैं ये कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इस सिचुएशन में क्या है, एक्स की भी ज्यादा है और वाई की भी ज्यादा है। मतलब ये अगर ओरिजिनली एक्स और वाई थे तो ये वाले में क्या है, x1 ज्यादा है, y सेम है। इस वाले में x भी ज्यादा है और y भी ज्यादा है। तो जब भी आप किसी चीज का कंजम्पशन ज्यादा करते हो तो आप ये तो कह नहीं सकते कि आपकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी तो ज्यादा ही होगी। एंड मोर गुड्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड टू लेस। ठीक है ना, मोर गुड्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड टू लेस। तो इसलिए एक हायर इंडिफरेंस कर्व जो है आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। So in this case, satisfaction by any combination of IC2 will be more than the satisfaction from any combination on IC1 curve. अब जैसे मैंने यहां तो दो ही इंडिफरेंस कर्व बनाए, ठीक है, दो क्या, 3, 4, 5 जितने मर्जी इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर लो।
तो अब हम आते हैं इंडिफरेंस मैप। तो जब हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को प्लॉट करते हैं जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक कर्व के ऊपर सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देते हैं, बट जितना हायर इंडिफरेंस कर्व उसमें किसी एक प्रोडक्ट की या दोनों की क्वांटिटी ज्यादा होगी, या तो किसी एक की ज्यादा होगी या दोनों की ज्यादा होगी। ठीक है, सो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर हम एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो जो कंज्यूमर जो ऑरेंजेस और पियर खरीद रहा था वो आपको एक और सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बता सकता है। पहले वो कहता था कि ये सारे कॉम्बिनेशन तो वो हैं जो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। हमने बोला तुम्हारे लिए हम ऐसा क्या करेंगे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, तो वो कहता है इसकी इतनी क्वांटिटी कर दो, इसकी इतनी क्वांटिटी कर दो, तो मेरा सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक और सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बता सकता है जो कि उसको एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। तो उन कॉम्बिनेशंस को हम अगर एक दूसरे प्लॉट करते हैं, उन कॉम्बिनेशन से अगर हम एक दूसरा कर्व प्लॉट करते हैं तो वो हमें एक और इंडिफरेंस कर्व से I2 दे दे। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो उसको और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। तो जो पहले वाला इंडिफरेंस कर्व था, दूसरे वाला जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था, वो उसके राइट में होगा। ठीक है, राइट साइड में उसके प्लॉट होगा। हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी ये नहीं पता, पर ये है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा राइटवर्ड होगा वो उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, जितना ज्यादा लेफ्टवर्ड होगा उतना कम सेटिस्फेक्शन या उतनी कम यूटिलिटी देगा। सो हम एक पूरा इंडिफरेंस मैप बना सकते हैं जिसमें हर सक्सेसिव इंडिफरेंस कर्व हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी इस सिचुएशन में अगर मैं I5 से मिलने वाली यूटिलिटी की बात करूं तो दैट विल बी मोर देन यूटिलिटी फ्रॉम I4, दैट विल बी मोर देन यूटिलिटी फ्रॉम I3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है?